Hello students, once again welcome back to my online classes. I hope students you all are good and you are ready for today's class. So students, in this class we will discuss all the exercises and question answers which are given at the back of your book of the lesson En route to America. So I will give you all the question and answers I have already sent you. So in this video we will discuss those question and answers so that it will help you to remember them. और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन एंड आंसर्स को. आप क्वेश्चन आंसर्स को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन हम सिर्फ समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम देखते हैं आंसर दीज क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इन द कार्व्ड वुडन बॉक्स एंड व्हाई डिड द गर्ल्स आंट गिव इट टू देम. तो बच्चों, आपको जब याद होगा जब बच्चे और ऑथर और उनकी बहन अमेरिका के लिए जा रही होती हैं तो उनकी आंटी लास्ट मोमेंट पर आती हैं और उनको कुछ ज़रूरी सामान देती हैं. उन सामानों में से एक हमारे देश की मिट्टी भी होती है. तो उसी बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो उस वुडन बॉक्स में क्या था. सो द कार्व्ड वुडन बॉक्स कंटेन्ड इंडियन सॉइल. शी हैड गिवन इट टू मेक चिल्ड्रन रिमाइंड ऑफ देयर होमलैंड. इट वुड ऑल्सो हेल्प देम इन द सिचुएशन ऑफ होम सिकनेस. सो उनकी आंटी ने उन्हें एक वुडन बॉक्स में हमारे देश की मिट्टी दी ताकि उन्हें वो अपने देश की याद दिला सके, और साथ ही साथ उन्हें जब भी घर की याद आए तो इस मिट्टी को देख करके उन्हें सुकून मिले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है. व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ आंट व्हेन शी वाज सेंडिंग ऑफ द गर्ल्स. दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब आंटी सी ऑफ करने के लिए आई थी बच्चों को, तब उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो कैसी थी. तो जाहिर सी बात है कि आंटी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपने भतीजों को इतनी दूर भेज रही हैं. द आंट वॉज वेरी वरीड एंड कंसर्न्ड अबाउट लीविंग द चिल्ड्रन अलोन ऑन अ ट्रिप इन दैट वॉर कंडीशन. तो जाहिर सी बात है जिस कंडीशन में वो बच्चे अकेले शिप को छोड़ करके जा रहे हैं, उनकी आंट बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थी. थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं लेखा एंड आई वर टोटली अनकंसर्न्ड अबाउट दीज वार्निंग्स. व्हाट वर दीज वार्निंग्स. तो लेखा और नरेटर जो है वो पहली बार शिप पे जा रहे हैं, उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कि शिप का ट्रैवल कैसा होता है और उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. तो कुछ ऐसी वार्निंग्स थी जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था. सो वो कौन सी वार्निंग है. द वार्निंग्स वर शिप वुड नॉट हैव एनी ऑफ द रिक्रिएशन फैसिलिटीज and there was a danger of an enemy submarine attack. So शिप के अंदर कोई भी रिक्रिएशन फैसिलिटी नहीं थी, मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था वहाँ पे. और दूसरी चीज़ ये थी कि शिप पे कभी भी एनिमी सबमरीन से अटैक हो सकता है. सो ये सारी वार्निंग्स थी जिसके बारे में इन्हें पता नहीं था. ओके, and you can add one more warning this, that they didn't know that they have to live in a very small cabin with 4 people in it. ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो इफ यू विश. फोर्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट वर द 2 कैटेगरीज ऑफ पैसेंजर्स ऑन द शिप. सो जैसा कि आप सब जानते हो बच्चों, बसेस में, ट्रेन्स में, प्लेन्स में अलग अलग क्लासेस होते हैं, स्लीपर, जनरल, एसी एंड फर्स्ट क्लास. तो ऐसे शिप में भी अलग अलग क्लासेस होते हैं. आपसे पूछा जा रहा है कि शिप में कौन सी 2 क्लासेस थी. तो शिप में बेसिकली 2 क्लासेस थी और वो क्लासेस थी ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स. सो कुछ आर्मी वाले वहाँ पे लोग थे और कुछ सिविलियन थे, तो उनको कहा जाता था ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स. फिफ्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं व्हाट डिड द मिलिट्री फ्रेंड ब्रिंग फॉर द गर्ल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. सो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, ऑस्ट्रेलिया जब बच्चे पहुँचते हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जा कर के घूम सकें, लेकिन वहाँ पे ऐसा रूल नहीं था. रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ मिलिट्री वाले ही जा सकते हैं, सिविलियंस नहीं जा सकते हैं. तो उनका एक मिलिट्री फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से सोवेनियर के जैसा, सोवेनियर का मतलब होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो याद के लिए कुछ ले करके चले आते हैं. तो सोवेनियर में उनका फ्रेंड उनके लिए क्या लेकर आता है, उनके लिए एक मेटल का कैंगरू लेकर आता है और एक बूमरैंग लेकर आता है. सो कैंगरू आप सबको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है, और बूमरैंग ऑस्ट्रेलिया के नेटिव ऑस्ट्रेलियंस यूज़ किया करते थे जंगलों में, जो कि एक ऐसा टूल होता है जिसको हवा में फेंकते हैं और वो घूम करके
वापस से चला आता है। 6th क्वेश्चन में हम देखते हैं व्हाई डिड द नरेटर फील अशेम्ड व्हाइल टॉकिंग टू द यंग सोल्जर। सो जब ऑथर सोल्जर से बात कर रही होती है तो उन्हें अशेम्ड क्यों फीलिंग होती है, उनको खुद पे शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है। तो ऑथर उस अजनबी इंसान से बता रही होती हैं कि वो उन्हें घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और ये शिप की जर्नी में वो बहुत ज़्यादा बोर हो गई हैं। सो किसी को अपनी फीलिंग बताना और ये बताना कि उन्हें घर के बारे में याद आ रही है, ये सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अशेम थी। तो इसका आंसर हम देखेंगे, शी वॉज अशेम टू एडमिट टू अ स्ट्रेंजर दैट शी वॉज फीलिंग होम सिक। होम सिक मीन्स जब आपको घर की बहुत ज़्यादा याद आती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, Why did the soldier saying that the narrator was not an Indian? तो नरेटर को इंडियन क्यों नहीं समझता है वो सोल्जर, उसे लगता है कि वो इंडियन नहीं हो सकते। उनसे कहता है क्या तुम्हारे मम्मी पापा मिशनरीज थे, क्या तुम इंडिया में हमेशा से रही हो एंड अदर थिंग्स। तो उसे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि नरेटर जो है वो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही होती है। तो आप सोचोगे अच्छा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बच्चों नरेटर अभी 2020 में नहीं है, शी वॉज बैक इन 1943 और उस समय इंग्लिश बोलना सच में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी किसी इंडियन के लिए। सो द आंसर इज द सोल्जर थॉट दैट द नरेटर वॉज नॉट एन इंडियन बिकॉज शी स्पोक इंग्लिश वेरी वेल। अब हम दूसरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे बच्चों। दूसरी एक्सरसाइज में हम देखेंगे जो एक्सरसाइज है इज बेसिकली RCT रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाली टाइप की एक्सरसाइज है। तो उसमें आपको एक पैसेज में से कुछ लाइंस दी होंगी और उसको देख करके क्वेश्चन लेना पड़ेगा। सो पहला लाइन देता है, आई कुड नेवर सेंड माई चिल्ड्रन अवे फ्रॉम होम सो कॉन्फिडेंटली एंड फियरलेसली इन सच सर्कमस्टांसेस। सो इस लाइन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये लाइन्स कौन कहता है। ये लाइन नरेटर खुद कहती है, ऑथर खुद कहती हैं। सो ऑथर कहती है ना कि जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतनी दूर भेज दिया, मैं तो कभी भी अपने बच्चों को इतनी दूर नहीं भेज सकती। तो क्वेश्चन है, हु डज द नरेटर हैव इन माइंड व्हेन शी सेज सो कॉन्फिडेंटली एंड फियरलेसली। सो जाहिर सी बात है वो अपने मम्मी पापा के बारे में सोच रही थी। So she had her mother and father in her mind when she was thinking about so confidently and fearlessly. Which event in her life she is referring to here? So वो किस इवेंट के बारे में बात कर रही है? वो उस इवेंट के बारे में बात कर रही हैं जब वो और उनकी बड़ी बहन अकेले शिप से अमेरिका की तरफ जाती हैं। So she was mentioning the event when she and her elder sister were traveling alone to America on a ship. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज शी मेंट बाय सच सर्कमस्टेंसेस। तो बच्चों आपको याद होगा जब नरेटर अमेरिका जाती है 1943 में, उस समय देश में आप जानते हो ब्रिटिश रूल था, फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी और उस समय कहीं बाहर जाना सेफ नहीं था। सो शी वॉज टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ वॉर कंडीशन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश। नेक्स्ट हम देखते हैं, द थिंग्स टू रिमेंबर शी सेड इज टू लुक हेल्पलेस बट बी एफिशिएंट। सो ये लाइन आपको याद होगी जब उनकी आंटी उन्हें शिप पर छोड़ने जाती हैं तो कुछ उनको सामान देती हैं और उसके साथ साथ कुछ एडवाइस भी देती हैं। तो उस एडवाइस में वो ये लाइन कहती हैं, सो हु सेज दिस टू होम। सो ऑथर्स आंट सेड दिस लाइन, ऑथर आंट सेज दिस लाइन, प्रेजेंट में क्वेश्चन है, सेज दिस लाइन टू देयर नेफ्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टू द नीस, सॉरी नीस से कहती हैं, अपनी भतीजियों से कहती हैं, तो नीस का मतलब भतीजी होता है, नेफ्यू मीन्स भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, व्हाट डिड शी मीन बाय दिस एडवाइस। सो बाय दिस एडवाइस शी मेंट दैट द गर्ल्स हैव टू बी करेजियस इनफ टू टेक केयर ऑफ देयर ओन विदाउट एनी बडी। क्योंकि वो अकेले शिप पे जा रही हैं तो उनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और उनके अंदर हिम्मत होगी तभी उन्हें दूसरे भी मदद करेंगे, अदरवाइज कोई उनकी मदद नहीं करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है हो गया ऑलरेडी, सी वाला पार्ट देखते हैं, एट व्हाट पॉइंट डज द स्पीकर गिव दिस एडवाइस। सो द स्पीकर गिव दिस एडवाइस एट द टाइम व्हेन द गर्ल्स वर ऑन द शिप एंड शी वाज देयर टू सी देम ऑफ ऑन द एट द डेक। ओके, एट द डेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बट आई वाज डिलाइटेड एट इवन दिस स्मॉल ग्लिम्स ऑफ लैंड। सो यहाँ पे कब हो रही है, जब आप लोगों को पता है जब शिप से हम ट्रैवल करते हैं तो हमें कहीं पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं।
कई इतने दिन हो जाते हैं कि हमें ज़मीन नहीं दिखाई देती, सिर्फ हम पानियों में ही चलते रहते हैं। तो जब हमें काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी सी ज़मीन भी दिखाई दे तो उसको देख करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये लाइन नरेटर ही बोल रही हैं, ऑथर ही बोल रही हैं, नयनतारा जी ही बोल रही हैं। So who says this at what point in their journey? So the narrator or the author says this line at the point when their ship was about to reach Melbourne in Australia. Next question, what can be inferred by but and even? So by but we can infer that she's not happy as she was not allowed to go to Australia to go into the mainland. And even means like still she was not delighted, but still she is happy that she can see the land. So what land did she have a glimpse of? So she had a glimpse of the harbor of Melbourne. Okay, ये हो गया सारे क्वेश्चंस। अब हम सी वाली पार्ट को बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ओके, एक्सरसाइज सी। सो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कॉपी में कर लिया है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ सके, आपको हर चीज़ मगअप ना करनी पड़े, रटना ना पड़े। इस वजह से मैं ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ हमारा लेसन जो है वो समराइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट क्वेश्चन बैफल्ड द नरेटर एंड व्हाई? बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज करना, परेशान करना। सो नरेटर हमेशा एक क्वेश्चन को सोच करके परेशान हुआ करती थी, वो ये था कि वो कैसे उनके मम्मी पापा ने उन्हें अकेले छोड़ दिया ऐसे कंडीशन में इतनी दूर जाने के लिए। सो द क्वेश्चन दैट बैफल्ड हर वाज दैट हाउ हर पेरेंट्स हैड द करेज एंड कॉन्फिडेंस टू सेंड हर एंड लेखा ऑन अ ट्रूप शिप टू अमेरिका एमिड वॉर। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ डिड द आंट हेल्प द गर्ल्स बिफोर देयर जर्नी? आप लोगों को पता होगा कि उनकी आंटी उन्हें सी ऑफ करने के लिए आते हैं शिप पर, तो उन्होंने उनकी मदद कैसे की? हाउ डिड शी हेल्प देम? ओके, सो इसमें हम देखेंगे दैट शी हेल्प देम विथ शॉपिंग एंड वेरियस अदर अरेंजमेंट्स व्हेन शी केम टू सी देम ऑफ एट द डेक। सो उनके लिए कुछ ज़रूरी सामान लेकर आती हैं, ज़रूरत के सामान जो उनके रास्ते में काम आ सकते हैं। उनके लिए हमारे देश की मिट्टी भी देती है ताकि उन्हें जब भी देश की याद आए तो उसे देख सकें, और उन्हें टाटा बाय बाय कहने के लिए शिप पर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन इन ओन वर्ड्स द फ्रेज द शिप्स हीविंग रिथम। सो जैसा कि आप सब जानते हो, शिप जब समुद्र में चलता है तो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है क्योंकि वेव्स काफ़ी तेज तेज चलती है। सो दैट सिंपली मीन्स द रेगुलर अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर एंटरटेन हरसेल्फ ऑन द शिप? जब नरेटर बोर हो जाती हैं शिप में तो कैसे अपने आप को खुश करती हैं, एंटरटेन करती हैं? सो आप लोगों को पता होगा जब भी वो अपने कमरे से बोर हो जाती थी, केबिन से, तो वो बाहर डेक की तरफ चली जाती थी और रेलिंग के सामने खड़ी हो जाती थी, और रेलिंग पे जब समुद्र के छींटे उनके चेहरे पे पड़ते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। सो शी वेंट आउट ऑन टू द डेक एंड एंजॉयड द स्प्रे ऑफ ओशन वाटर ऑन हर फेस। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। Describe in your own words the wide assortment of passengers on the ship। तो आप लोगों को पता होगा कि ये ट्रूप शिप है, बहुत लंबा डिस्टेंस कर रहा है। जैसे ट्रेन अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग लोगों को लेकर के चलती है, वैसे शिप अलग अलग देशों से होकर गुजरता है और अलग अलग देश से लोगों को लेकर चलता है। तो इस शिप में अलग अलग लोग थे, कौन कौन वो लोग थे उनके बारे में हमें बताना है। सो इट वॉज अ ट्रूप शिप एंड पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज वर अब्रॉड ऑन द शिप। पीपल फ्रॉम 11 नेशनैलिटीज वर देयर। टोटल 11 अलग अलग देशों से यहाँ पर लोग थे। सो उनमें से एक, देयर वाज अ मॉरी ऑफिसर, a thin Englishman who complained about the weather, and a tall Dutch officer who entertained them, and a quiet Chinese student। सो उनमें से कुछ लोगों के बारे में वो हमें बताती हैं, जिनमें से एक मॉरी ऑफिसर है, एक पतले से इंग्लिशमैन है जो कि वेदर के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। वो उसके बारे में बताती हैं कि वो बेकार सा पुराना सा रेनकोट भी पहने हुए थे। फिर वो बताती हैं कि एक लंबा सा डच ऑफिसर था जो उनको एंटरटेन करता था, और एक चाइनीज़ स्टूडेंट था जिसके बारे में वो बताती हैं कि वो बड़ा शांत स्वभाव का था, चुपचाप बैठ करके उनकी बड़ी बहन को देखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पर्सनालिटीज ऑफ टू सिस्टर्स, गिव एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट। तो बच्चों, दो अलग अलग लोग एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते, चाहे वो सगे भाई बहन ही क्यों ना हो। सेम होता है इस कंडीशन में भी। उनकी बड़ी बहन लेखा उनसे काफ़ी अलग थी, तो क्या दोनों में डिफरेंसेस था, हम लोग आइए देखते हैं। सो जो नरेटर है जिनका नाम नयनतारा है, शी गेट्स होमसिक एंड शी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट हर अपीयरेंस।
उनको अपने घर की याद बहुत जल्दी आने लगती है और वो अपने अपीयरेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है। मतलब उनका जो अपीयरेंस, उनका जो लुक है, उसको लेकर के उन्हें बहुत टेंशन रहती है कि वो हमेशा अच्छी दिखें। जबकि लेखा ऑन दी अदर हैंड इज़ वेरी एफिशिएंट। लेखा जो है वो बहुत एफिशिएंट है, मतलब आत्मनिर्भर है। एंड शी हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। उसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब हंसी मजाक उसे अच्छा लगता है। एंड शी ऑफर्ड मॉरल सपोर्ट टू द नरेटर एंड शी वॉज मोर प्रैक्टिकल। तो उनकी जो बहन थी लेखा, वो अपनी बहन को, लेखा जो थी अपनी छोटी बहन जो कि हमारी ऑथर है, उनको मॉरल सपोर्ट देती थी। मॉरल सपोर्ट का मतलब होता है कि जब हमें हमारे दिमाग में टेंशन हो और कोई हमें समझाए, कोई हमें यकीन दिलाए कि सब ठीक होगा, तो उसको हम कहते हैं मॉरल सपोर्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेखा है वो बहुत ही अच्छी हैं, एफिशिएंट हैं और अपनी बहन से ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड नहीं सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं हम। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द नरेटर ऑफ द शिप बिफोर शी स्टार्टेड एंजॉइंग द ट्रिप। तो जो नरेटर है, पहले पहले उनको शिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने होती है, उसके बाद वो शिप में एंजॉय करने लगती हैं। तो पहले पहले उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस होती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, शी फेल सिक ड्यू टू द मोशन ऑफ द शिप एंड द केबिन वाज वेरी स्मॉल। तो शिप जो अप एंड डाउन मूवमेंट करती है उससे बहुत से लोगों को सी सिकनेस हो जाती है, उल्टी वगैरह आने लगती है। वैसे ऑथर के साथ भी ऐसा होता है। और दूसरी चीज़, वो जिस कैबिन में थी वो बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत छोटा होने के कारण उसमें दम घुटता था। देयर वॉज अ फाउल स्मेल इन द एयरलेस केबिन। उस केबिन में बहुत खराब सी बदबू आती थी। एंड शी ऑल्सो रोल डाउन वंस फ्रॉम हर बंक बेड। एक दिन क्या होता है, वो रात में अपने बेड से गिर भी जाती हैं। What precautionary drill was held on the ship every day? So जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शिप में बचाव कार्य हमेशा होता है, प्रिकॉशनरी ड्रिल होती है, जिसमें लोगों को क्या करना होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में कुछ करना होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना था, द ड्रिल वॉज कमांडेड, ऑल हैंड्स अबैंडन शिप वॉज ब्रॉडकास्ट लाउड एंड एवरीवन हैड टू रन टू द डेक नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग। तो जब भी ये स्पीकर में आवाज आती थी ऑल हैंड्स अबैंडन शिप, तो सारे लोगों को डेक की तरफ भागना होता था, जो भी वो कर रहे होते हैं उसको छोड़ करके, बिकॉज ये इमरजेंसी के लिए प्रैक्टिस थी। हाउ डिड द नरेटर प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द ड्रिल एंड हाउ डिड द सिस्टर रिएक्ट टू इट? सो नरेटर क्या करती थी ऐसे कंडीशन में, और उनकी बहन उस पर कैसा रिएक्ट करती हैं। सो जो नरेटर है वो अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं। तो जब भी ये अनाउंसमेंट होती है वो क्या करती हैं, सबसे पहले अपने केबिन में जाती है, अपने बाल वगैरह को सही करती हैं। जबकि लेखा जो उनकी बहन थी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल थी और उन्हें लगता था कि अपने आप को कौन तैयार करता है ऐसे कंडीशन में जहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल हो। So Nayantara was concerned with the look of her appearance during all the drill announcement. She would prefer to go to the cabin and comb her hair before coming to the deck. Lekha was more practical and thought it was foolish to do so when it was life and death question. Last question हम देखते हैं, describe in your own words the encounter between the narrator and the young soldier. So कहानी के लास्ट में हम देखते हैं कि जो नरेटर होती है वो एक यंग सोल्जर से बात कर रही होती हैं। तो वो क्या चीज़ होता है वहाँ पे। सो नयनतारा इनिशियली डिड नॉट लाइक द यंग सोल्जर आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस। शुरू में नयनतारा जी को, जो ऑथर हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि ये अनजान आदमी मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा है। तो शी फेल्ट एंग्री एट दिस रिमार्क इफ हर पेरेंट्स वर मिशनरीज। तो जब स्पीकर उनसे पूछता है कि क्या तुम इंडियन हो, तुम्हारे मम्मी पापा मिशनरीज तो नहीं है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख करके कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा बाहर के हैं। She also did not take it comfortable when he showed his ignorance of political activities in India. नरेटर को ये भी नहीं अच्छा लगता कि ये जो सोल्जर है उसे इंडिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंडिया में कितनी प्रॉब्लम चले। लेकिन बाद में later on she became more amiable when she came to know that he was also fighting for his country and was out of his country for 1 year. लेकिन बाद में जो ऑथर है उनको उस सोल्जर के प्रति सहानुभूति होती है जब उन्हें यह पता चलता है कि ये भी अपने देश के लिए लड़ाई कर रहा है और पिछले 1 साल से अपने घर से अलग है, लेकिन अब भी खुश है जो कर रहा है और हंस रहा है। तो ये सब देख करके ऑथर भी बहुत ज़्यादा हंसने लगती हैं, खुश हो जाती हैं और वो लोग बाकी बातें करने के लिए कैफ़े पे चले जाते हैं। सो these are all the exercises स्टूडेंट्स। मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए लेसन और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से याद हो जाए। तो जब भी आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना होगा आप क्या करोगे, सिंपली इस वाली वीडियोस को देखोगे। आपको कॉपी खोल करके बार बार क्वेश्चन आंसर्स याद करना नहीं पड़ेगा।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नोट्स नहीं बनाओगे, आपको नोट्स बनाना है। मैं नेक्स्ट लाइव क्लास जब भी होगी, मे बी मंडे को, तो मैं आपको ये देखूंगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।